जय हिंद बच्चों। कई दिनों से आपका वीडियो रुका हुआ था, तो कुछ तबीयत गड़बड़ हो जाने की वजह से थोड़ा वीडियो नहीं आ पाया, जिसका हमें काफ़ी खेद है। लेकिन आपका वीडियो फिर से शुरू हो चुका है और आज हम देखने वाले हैं एपिसोड नंबर 40। एपिसोड नंबर 40 में आप देखेंगे एनसीईआरटी के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। मेरे हिसाब से पहले आप चैप्टर में ढल जाइए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि हमारा चैप्टर चल क्या रहा है। जो कंटिन्यू है वो तो समझ रहे होंगे, जो नए व्यूवर हैं वो देख लें कि हमने अभी तक क्या क्या किया है। हमारे हिसाब से 12th का 5 चैप्टर है। 5 चैप्टर में पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरा चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट, तीसरा चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, चौथा चैप्टर है मॉडर्न और पांचवा चैप्टर है लाइट ऑप्टिक्स। पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरा इलेक्ट्रिक करंट, तीसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, चौथा मॉडर्न और पांचवा लाइट। उसमें से हमारा पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रहा है और क्लास में भी, ऑफलाइन क्लास में भी चल रहा था। अब है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कई मतलब उसमें स्टेप है, पड़ाव है। तो उस पड़ाव में क्या क्या हमने लिखाया हुआ है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 5-6 पड़ाव हैं। जैसे आपका पहला पड़ाव इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आता है इंट्रोडक्शन, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इसको हमने एपिसोड नंबर 1 से लेकर के एपिसोड नंबर 13 तक बताया हुआ है। दूसरा पड़ाव है कूलम्ब्स लॉ, जो काफ़ी आधार है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए। और कूलम्ब्स लॉ को हमने एपिसोड नंबर 14 से लेकर के एपिसोड नंबर 33 तक बताया हुआ है। और आपका तीसरा पड़ाव होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड लाइंस एंड फ्लक्स, और ये अभी आपका चल रहा है, एपिसोड नंबर 34 से अब तक चल रहा है। अब उसका थ्योरी हम लोगों ने कर लिया इलेक्ट्रिक फील्ड का, फ्लक्स अभी नहीं देखे हैं, फील्ड लाइंस नहीं देखे, इलेक्ट्रिक फील्ड का थ्योरी हमने देख लिया, नोट्स भी देख लिया। अब कुछ सवाल देख लेते हैं। तो हम थोड़ा स्टेप की बात कर रहे थे। पहला पड़ाव हो गया इंट्रोडक्शन, दूसरा हो गया कूलम्ब्स लॉ, तीसरा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड लाइंस एंड फ्लक्स जो चल रहा है। चौथा पड़ाव होगा पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी, और अगला पड़ाव होगा हमारा गॉस लॉ, अगला पड़ाव होगा हमारा डायपोल, अगला पड़ाव होगा कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। मतलब इतने सारे पड़ाव से हम गुजरते हैं। उसमें से तीसरा पड़ाव हमारा चल रहा है और उससे रिलेटेड अभी जो ये हम इंट्रोडक्शन और कूलम्ब्स लॉ देखे, जिसकी थ्योरी को हम समाप्त किए, इस पर आधारित हम एनसीईआरटी का सवाल देखते हैं कि हमसे बनता है कि नहीं। तो एनसीईआरटी के सवाल को आप सवाल के नजरिए से मत देखें, उसको दूसरे व्यू से देखें, उसको एज ए थ्योरी एज वेल एज न्यूमेरिकल दोनों के व्यू से देखना है। इससे क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उसके एक एक ईच एंड एवरी पॉइंट को आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटी और मतलब बोर्ड का ये कनेक्टिविटी होता है, थोड़ा सा अगर टच कर दिया वो तो सवाल पूछने का अधिकारी हो जाता है। तो इसलिए ईच एंड एवरी पॉइंट्स को आप गौर से देखिए, समझिए, और हम जब आपको बताएंगे तो ये आपके लिए मददगार साबित होगा। हर एक पॉइंट को आपको समझना है, क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन समझ गए 90% सवाल हल, बस यही सोचिए। क्वेश्चन को समझना है, 90% सवाल हल। आपका उद्देश्य होगा क्वेश्चन को समझना, आंसर समझे नहीं समझे उससे कोई मतलब नहीं, क्वेश्चन को समझना। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड। पहला पड़ाव जो इंट्रोडक्शन होता है उसका हम देखें। ठीक है, अब आते हैं एनसीईआरटी को का फुल फॉर्म तो आप लोग पढ़ के पुराना हो चुके होंगे। एनसीईआरटी मतलब नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग मतलब रिसर्च भी करता है और ट्रेनिंग भी देता है एजुकेशन से रिलेटेड राष्ट्र स्तर पर। इसका मतलब ये है कि ये काफ़ी सोच समझकर बनाया जाता है। कई दिग्गज लोग मिलकर के, काफ़ी ब्रेनिस्ट लोग मिलकर के इस बुक्स को मॉडल करते हैं, उसको रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पूरे भारत में अलग अलग स्टेट बोर्ड हैं और उस अलग अलग स्टेट बोर्ड की भाषाएं अलग हैं, समझ अलग हैं, क्लाइमेट अलग हैं। इसलिए सारे स्टेट को एक साथ कंबाइन करने के लिए एक ऐसे बुक का निर्माण किया गया जो सारे स्टेट फॉलो करे, जिसको हम बोलते हैं एनसीईआरटी। अब उस एनसीईआरटी के आधार पर हम लोग पढ़ते हैं सवाल भी, चाहे वो आईआईटी का हो, नीट का हो, या किसी स्टेट बोर्ड का एग्जाम का हो, या छोटे से छोटे और बड़े से बड़े लेवल पर मैक्सिमम इसको कंडक्ट किया जाता है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है।
लेकिन सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के आप चाहेंगे कि हम नीट निकाल लें, आईआईटी निकाल लें, नेवर। आपको कुछ अलग हट के सोचना पड़ता है। एनसीईआरटी का सिलेबस कोई बड़ा सिलेबस नहीं होता है, ये बहुत छोटा सिलेबस होता है। मेरे हिसाब से एनसीईआरटी अगर ठीक से पढ़ाया जाए 12th का तो 8 महीना में खत्म। लेकिन कुछ अलग हट के सोचना पड़ता है, तब जाके आप अच्छा करते हैं, अलग जगह पे अच्छा करते हैं, आपका परफॉर्मेंस अच्छा होता है, नॉलेज अच्छा होता है। हम रैंक क्या लाए, कहाँ एडमिशन हुआ, वो बस नहीं है, हमारे अंदर जो वो डाला गया मटेरियल वो काफ़ी फायदेमंद होता है। एनीवे, हम लोग आज देखने वाले हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन से रिलेटेड सवाल। आपके सामने एक सवाल रखा हुआ है 1.4 का, मतलब 1.4 का मतलब पहला चैप्टर हुआ जिसका चौथा क्वेश्चन हुआ। उस चौथे क्वेश्चन में 2 सवाल है, एक आप यहाँ ए देख रहे हैं और यहाँ पे देखिए बी देख रहे हैं, तो 2 खंड है इसका, दोनों खंड का आंसर हमको देना है। इसके ईच एंड एवरी पॉइंट के सवाल को पहले हम समझते हैं क्या बोल रहा है। ए में बोल रहा है किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटीकृत है। किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटीकृत है, इस प्रकथन से क्या तात्पर्य, मतलब इस कथन से क्या तात्पर्य आप समझाइए। ये ए खंड है। बी खंड कहता है स्थूल अथवा बड़े पैमाने, मतलब बड़े लेवल पर, स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर वैद्युत आवेशों से व्यवहार करते समय हम वैद्युत आवेशों के क्वांटमीकरण की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं। मतलब बड़े लेवल पर जब हम आवेश को कैलकुलेट करेंगे उसकी उपेक्षा कैसे करें। ये हो गया आपका हिंदी के लिए। इंग्लिश वाले जनाब जो है वो भी थोड़ा देख लें क्या लिखा हुआ है। एक खंड में कहता है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। मतलब एक्सप्लेन कीजिए कि मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट दिस प्रकथन का इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी इज क्वांटाइज्ड, किसी भी बॉडी का इलेक्ट्रिक चार्ज क्वांटाइज होता है, उसको उसके मीनिंग को एक्सप्लेन कीजिए, एलैबोरेट कीजिए। बी खंड में कहता है व्हाई कैन वन इग्नोर, क्यों कोई इग्नोर कर सकता है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, वैद्युत आवेश के क्वांटमीकरण को, व्हेन डीलिंग विथ मैक्रोस्कोपी, व्हेन जब डीलिंग विथ मैक्रोस्कोपी, यहाँ पे एक टर्म आ रहा है मैक्रो, दिस इज मैक्रो। एक होता है माइक्रो, एक होता है मैक्रो। मैक्रो का मतलब यहाँ है बड़ा, अब माइक्रो का मतलब होता है छोटा। वैसे भी माइक्रो का मतलब होता है छोटा, माइक्रोस्कोप, अब मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। तो यहाँ पे माइक्रो और मैक्रो, टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप में मत चल जाना है, यहाँ पे कैलकुलेशन से रिलेटेड है। जब बड़े लेवल पर हम स्टडी करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे मैथमेटिकली भी, तो इसको हम मैक्रोस्कोपी बोलते हैं। तो मैक्रोस्कोपिक दैट इज लार्ज स्केल चार्जेस, बड़े पैमाने वाले चार्ज के लिए हम लोग क्या करते हैं, जब डील करते हैं तो क्वांटाइजेशन स्टेप को हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। ऐसा क्यों? ठीक है, अब इसका सवाल ढूंढते हैं। सवाल का हल ढूंढते हैं क्या होता है। आप शॉर्ट टाइम में शॉर्ट पॉइंट्स लिखिए और सारी चीज़ों को आप पॉइंट वाइज लिखते हैं तो आपका नंबरिंग थोड़ा अच्छा होता है। आप इसको आंसर इस तरह से कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ए, ये देखिए बी, इसमें हमने 3 स्टेप लिखा हुआ, 3 पॉइंट्स लिखा हुआ। तीनों पॉइंट्स में पहला पॉइंट क्या कहता है, चार्ज इज द इंटीजर मल्टीपल ऑफ ई। मतलब चार्ज किसी वस्तु पर आएगा, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, तो चार्ज इज द इंटीजर मल्टीपल ऑफ ई, यानी कि आवेश जो होगा वह हमेशा ई के गुणज में होगा, इंटीजर होगा, ई का पूर्णांक गुणज होगा। ठीक है, अब ई का पूर्णांक गुणज मतलब क्या हुआ, ई, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e। ये जो 1e, 2e, 2, 3, 4, 5, 6 लग रहा है ई के साथ गुना में, वो हमारा इंटीजर मल्टीपल हो रहा है। ठीक है, तो दैट मीन्स किसी बॉडी पर अगर इस वस्तु पे चार्ज आ रहा है तो वह किसके मल्टीपल में होगा, ई के मल्टीपल में, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे वह निगेटिव चार्ज हो। ये बोल रहा है क्वांटाइजेशन, क्वांटमीकरण। पॉइंट 2 भी आप बोल सकते हैं, क्या बोलता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इन इंटीजर। मतलब हम जानते हैं कि चार्ज का जो फॉर्मेशन होता है, किसी वस्तु पर जो चार्ज आता है वह इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, तो वही कहता है कि दो वस्तु के बीच, दो बॉडी के बीच जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने जा रहा है वह हमेशा इंटीजर में होगा, मतलब पूर्णांक में होगा। मतलब 1 ई हो सकता है, 2 ई हो सकता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 10 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, लेकिन 2.5 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है, 3.5 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है।
और इस चीज़ को क्वांटाइजेशन स्टेप को हमने क्वांटमीकरण को हमने एपिसोड नंबर 4 में बताया हुआ है, आप जाकर के देख सकते हैं इंट्रोडक्शन। अब ये क्या रहा है, क्यों भाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर फ्रैक्शन में क्यों नहीं हो सकता है, हमेशा इंटीजर में ही क्यों होगा, तो वो भी हमने बताया हुआ है क्योंकि इलेक्ट्रॉन से छोटा पार्टिकल उसमें है ही नहीं, इसलिए मजबूरी है कि जब भी ट्रांसफर होगा तो या तो 1 इलेक्ट्रॉन या तो 2 इलेक्ट्रॉन या 10 इलेक्ट्रॉन। अब मजबूरी है कि इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर हो रहा है, प्रोटॉन हो नहीं रहा है, वो न्यूक्लियस में है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण जो चार्ज डेवलप होता है और इलेक्ट्रॉन से छोटा पार्टिकल एटम में है नहीं, इस वजह से कहता है कि मजबूरी है कि जब भी ट्रांसफर होगा तो जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो वह इंटीजर में होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा। तो वही दूसरा स्टेप कहता है कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इन इंटीजर, मतलब हमेशा जो है वह इंटीजर में होता है। पॉइंट 3 कहता है मैथमेटिकली हम इसको दोनों भाषण को लिख सकते हैं, मॉड ऑफ क्यू बराबर क्या होता है n। तो ये तो बोल ही रहा था कि e के गुणज में होता है, यहाँ पर n के जगह पर 1 2 3 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1e 2e 3e 4e, तो इस तरह से मॉड ऑफ क्यू बराबर क्या हो गया n। तो चार्ज का मैग्नीट्यूड यानी परिमाण जो होगा वह e के गुणज में होगा, वेयर n क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। E का मान क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्या होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। ये हो गया ए खंड का। बी खंड के लिए क्या कहता है, क्वांटाइजेशन स्टेप को हम इग्नोर क्यों करते, बड़े लेवल पर। आपका यहाँ देखिए लिखा हुआ है क्वांटाइजेशन स्टेप दैट इज 1.6 × 10⁻19 कूलम इज वेरी स्मॉल, मतलब ये जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन पर, जब इलेक्ट्रॉन लेके गया तो एक बार में इतना चार्ज लेके गया, मतलब जिसको हम शॉर्ट में ई भी बोलते हैं, तो इसी को हम लोग ई भी बोलते हैं, हमने सारा चीज बताया हुआ नोट में, आप जाकर के देख सकते हैं। इसी को हम एक इकाई आवेश बोलते हैं, 1 यूनिट चार्ज बोलते हैं। 1 यूनिट चार्ज को मैग्नीट्यूड में हम इतना लिखेंगे और सिंबॉलिक तौर पे हम इतना लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कहता है कि जब आपका चार्ज जाएगा तो इतना एक बार में लेके गया, दूसरा गया तो इतना लेके गया, तीसरा भी गया तो इतना लेके गया, तो कहता है कि आपके पास जो ये चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है ये इतना कम है क्योंकि -19 जो है बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, कल्पना नहीं कर सकते हैं, उतना हमारे पास संख्या भी नहीं है। अब ये इतना छोटा है कि कहता है कि अगर चला भी जाता है तो फिर उसके स्टेप को हम क्या करते हैं, इग्नोर। तो वही कह रहा है क्वांटाइजेशन स्टेप दैट इज दिस इज वेरी स्मॉल, सो एट द लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पर चार्ज इज एज्यूम्ड एज कॉन्टिन्यूअस, चार्ज को हम बड़े पैमाने पर सतत मान लेते हैं, कॉन्टिन्यूअस मान लेते हैं, और जब कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा एंड कैन बी इग्नोर क्वांटाइजेशन, मतलब क्वांटाइजेशन को हम लोग तब क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन उस समय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हम इग्नोर कर सकते हैं बड़े स्केल, ठीक है। हमने आपको बताया हुआ है कि जब हम छोटे लेवल पर बात करते हैं, जब क्वांटाइजेशन स्टेप को आप कैलकुलेट करते हैं तो वहां पे चार्ज को जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिग्मा का इस्तेमाल करते हैं, दिस सिंबल, मैथमेटिकल सिंबल। तो इसका मतलब चार्ज के समेशन के लिए हम लोग जो है यहाँ पर सिग्मा का इस्तेमाल करते हैं। जब स्टेप क्लियर है, छोटे पैमाने पर ये सिग्मा चलेगा, लेकिन बड़े पैमाने पर जब आप बात करते हैं, कॉन्टिन्यूअस का बात करते हैं, तो वहाँ पे हम इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। और इसका मतलब है कि इस बड़े पैमाने पर इंटीग्रेशन जैसे आ गया कि क्वांटाइजेशन स्टेप, इसका मतलब हम क्या कर चुके हैं, इग्नोर कर चुके हैं। तो छोटे लेवल पर चार्ज है, कुछ चार्ज यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ वहाँ, कुछ यहाँ, तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, समेशन करते हैं, मतलब सिग्मा करते हैं जोड़ के लिए। लेकिन बड़े पैमाने पर जब चार्ज को जोड़ते हैं तो वहाँ पर हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं, और इंटीग्रेशन को भी हम जोड़ने के लिए काम में लाते हैं। उस समय क्वांटाइजेशन स्टेप को हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। तो आई होप कि आप इतना समझे होंगे। अब हम इधर देख लेते हैं, ए में कहता है, पॉइंट ए में कि आवेश ई का पूर्णांक गुणज होता है। तो आवेश आएगा किसी वस्तु पर ही आएगा, पॉजिटिव होगा चाहे नेगेटिव होगा, तो आवेश ई का पूर्णांक गुणज होता है। पॉइंट 2 कहता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हमेशा पूर्णांक में होता है, मतलब फ्रैक्शन में नहीं होता है। अब पॉइंट 3 कहता है मॉड ऑफ क्यू बराबर एनी, वेयर एन बराबर दिस 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 और ई बराबर हो गया इतनी। बी में कहता है क्वांटमीकरण स्टेप दैट इज दिस बहुत ही छोटा होता है, इसलिए बड़े पैमाने पर आवेश को सतत मानकर क्वांटमीकरण की उपेक्षा की जा सकती है।
इसको एक व्यवहारिक उदाहरण से समझते हैं कि हम क्यों बड़े लेवल पर जब क्वांटाइजेशन स्टेप छोटा होता है तो उसको क्यों हम सतत मान लेते हैं, इंटीग्रेशन क्यों हम चार्ट के लिए यूज करते हैं, उसको थोड़ा व्यवहारिक एग्जाम्पल से सोचते हैं तो क्लियर हो जाएगा माइंड। आप इसको ऐसे सोचिए, हमने ये बताया हुआ है स्टेप एपिसोड 4 में बताया हुआ है, जो नहीं देखे हैं उनके लिए हम बात कर रहे हैं। आप क्या कीजिए कि छत पे आपको चढ़ना होता है तो आप क्या करते हैं, सीढ़ी बनाते हैं या लिफ्ट यूज करते हैं। तो लिफ्ट की बात हम अभी नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सीढ़ी की। सीढ़ी आप स्टेप बनाते हैं 5 इंच 6 इंच का स्टेप जो भी होता है, आप उस पर स्टेप बाय स्टेप चढ़ के चले जाते हैं, ठीक है। अब किसी बूढ़े व्यक्ति को जिसकी उम्र 60 प्लस है, जिसमें चश्मा लगा हुआ है, पावर है, उनको हम लाते हैं, उसको अदरवाइज में नहीं लेना है, उसको हम दूसरे एंगल से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको हम लाए, बोले कि बाबा ये बताइए कि ये कितना स्टेप है, तो नज़दीक जा करके वो क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे, बता देंगे भैया इतना है, ठीक है। अब उनको वहाँ से हटा दिए और अब क्या किए कि एक बाइक चढ़ाने के लिए हाइट पर एक सीढ़ी बनाते हैं। उस समय आप वो बड़ा वाला स्टेप नहीं बना पाएगा, बाइक चढ़वे नहीं करेगा। इसका मतलब है वहाँ पे आप छोटा छोटा स्टेप बनाइएगा। तो वहाँ पे देखते होंगे छोटा छोटा स्टेप बनाते हैं ताकि आपका स्लिप भी ना करे और चढ़ भी जाए, ग्रिप बन जाए चक्का का। तो जब आप उसको स्टेप बनाते हैं तो वहाँ छोटा छोटा स्टेप होता है। अब आप वो स्टेप बना दीजिए और फिर से उस व्यक्ति को लाइए और थोड़ा सा दूर से उसको बोलिए कि बाबा आप ये बताइए कि इसमें कितना स्टेप। चश्मा इधर उधर करेंगे, यार ये तो दिख ही नहीं रहा है। मतलब जब वो गौर से इधर उधर करके भी देखेंगे तो स्टेप वो गिन ही नहीं पाएंगे, उसको लगेगा कि नहीं सब प्लेन है। अंत में जब वो नहीं गिन पाएंगे, प्लेन है मतलब सतत है, लगातार है, उसको लगेगा कि एक समान। तो सतत जैसे लगा कि इसका मतलब ये हो गया कि क्वांटाइजेशन स्टेप मतलब सीढ़ी का स्टेप क्या हो गया, बहुत ही छोटा हो गया। तो उस लेवल में, उस स्थिति में हम उसको क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। एज एग्जाम्पल, आपको ये बोर्ड लग रहा है कि बहुत प्लेन है, भैया ये हाथ हमारा ऐसे करते हैं, खुरदरा है, पता नहीं चलता है, प्लेन है। अगर ये प्लेन रहता तब तो स्केच से हम लिख ही नहीं पाते, लेकिन इस पर हम लिख पा रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं खुरदरापन है, हमारे हाथों में खुरदरापन है। आप जब इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे इसमें भी खुरदरापन है, लेकिन चूंकि हम उसको खुली आंख से नहीं देख पाए इसलिए हम बोलते हैं बोर्ड भैया क्या है, प्लेन है, खुरदरा नहीं है। तो वही बात यहाँ पे होता है कि जब आपका स्टेप बहुत छोटा हो जाए तो हम वहाँ पे स्टेप को, क्वांटमिक स्टेप को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं और उस स्थिति में क्या करते हैं कि हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे। अब ये 1.4 का था और आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, आप उसको लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर के आप उसको बनाने की कोशिश करेंगे, इसको धारण करने की कोशिश करेंगे। इससे बेनिफिट मिलेगा कि आप सोचने का नजरिया आपका बदलेगा। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। आई होप कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम बात करते हैं अगले सवाल। सवाल आप उतारने की कोशिश बोर्ड पर से ना करें, यदि उतारते भी हैं इसको प्रिंट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। समय बचत के लिए आपके एमबी का भी खपत कम होगा, हमारा वीडियो भी कम जाएगा, इस वजह से हम ऐसा कर रहे हैं। आप उसको बारीकी से लिखते जाइए, ये आपका बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि लॉकडाउन कब तक रहेगा अभी कहना मुश्किल है, तो जितना पढ़ लिए सो पढ़ लिए, बाद में क्या होगा ये बात की बात है। चलिए अब हम लोग अगला सवाल देखेंगे एनसीईआरटी का। अगला सवाल आपका है, चलिए 1.5 दैट मीन्स पहले चैप्टर का 1 मतलब पहला चैप्टर, 5 मतलब 5वां क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपका क्या कहना चाह रहा है, सो देखिए ये बहुत बड़ा चीज आपको देके जा रहा है। कहता है जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं, कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है। इसी प्रकार की परिघटना का वस्तुओं के अन्य युग्मों में भी परीक्षण किया गया है।
स्पष्ट कीजिए कि यह प्रेक्षण ऑब्जर्वेशन आवेश संरक्षण नियम से किस प्रकार सामंजस्य रखता है। इंग्लिश में समझते हैं। When a glass rod is rubbed with a silk cloth, ग्लास रड को जब सिल्क क्लॉथ से रगड़ते हैं, चार्जेस एपियर ऑन बोथ, दोनों पे चार्ज एपियर हो जाता है। अ सिमिलर फेनोमेनन, इसी तरह का ऑब्जर्वेशन इज ऑब्जर्व किया गया, देखा गया विथ मेनी अदर पेयर्स, अन्य जोड़े के लिए, ऑफ बॉडी, वस्तु के अन्य पेयर्स के लिए भी इसे परीक्षण किया गया, ऑब्जर्व किया गया। एक्सप्लेन हाउ दिस ऑब्जर्वेशन इज कंसिस्टेंट, सामंजस्य रखता है विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यह प्रेक्षण लॉ ऑफ कंजर्वेशन से किस तरह से कंसिस्टेंट करता है, सामंजस्य रखता है, इसको हमने आवेश संरक्षण का सिद्धांत आपको बताया हुआ है। आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहता क्या है कि फॉर एनी आइसोलेटेड सिस्टम, एपिसोड नंबर 5 में हमने बताया हुआ है, फॉर एनी आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज इज कंजर्व, आवेश संरक्षित होता है किसी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर, सिर्फ उसे हम एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। लेकिन किसी आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज कुछ हो ही नहीं सकता, मतलब ना तो उसका विनाश किया जा सकता है, ना ही उसको उत्पादित किया जा सकता है, इसे केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर किया जा सकता है, ऐसा मान्यता। अब बात करते हैं कि यह किस तरह से हमको कॉन्फिडेंस देता है। कुछ ऑब्जर्वेशन किया, कुछ ऑब्जर्वेशन क्या किया गया कि एक सिल्क लिया, एक ग्लास लिया, इस दोनों को क्या किया, रब किया गया, तो पता चला कि ग्लास से सिल्क पर ट्रांसफर होता है, मतलब दोनों पे चार्ज एपियर हो जाता है। अब कितना होता है तो उसके लिए अलग है, हम लोग देखते हैं कि चार्ज कितना आता है, मैग्नीट्यूड वगैरह देखते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये ग्लास, ये सिल्क, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ऐसा पाया है। अब कहता है और भी एग्जाम्पल दिया गया, हमने एपिसोड नंबर 6 में बताया हुआ है कि बाय फ्रिक्शन कैसे हम किसी वस्तु को आवेशित करते हैं, और ढेर सारा 3, 4, 5 एग्जाम्पल हम बताएं। एज एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, कोई आप बाल से जब इसको कंघी को रगड़ते हैं, प्लास्टिक को रगड़ते हैं, तो हेयर से आपका इलेक्ट्रॉन पॉलीथीन पे जाता है, मतलब प्लास्टिक पे जाता है, तो आपका हेयर हो जाता है पॉजिटिव, अब प्लास्टिक हो जाता है निगेटिव। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंट कर रहा है। उसी तरह से किसी जानवर का खाल ले लीजिए, रबड़ ले लीजिए, दोनों को आप रगड़िए, तो जानवर के खाल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है रबड़ पे, और जानवर का खाल हो जाता है पॉजिटिव और रबड़ हो जाता है निगेटिव। इसी तरह और भी प्रेक्षण किया गया, वही इसमें भी बोल रहा है। वही कहता है कि जब प्रेक्षण किया गया तो ये बताइए कि आवेश संरक्षण यहाँ कैसे लागू होता है। हम किसी एक पर चलते हैं, उसी से पता चल जाएगा कि आवेश संरक्षित कैसे है। तो जो ऑब्जर्वेशन किया गया उसी को हमने यहाँ दिखाया हुआ है। ऑब्जर्वेशन क्या किया गया, एक सिल्क लिया, एक ग्लास लिया, दोनों को रब किया, तो ग्लास से इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, सिल्क पर ऑब्जर्वेशन के तौर पे, और ये हो जाता है निगेटिव, ये हो जाता है पॉजिटिव, क्योंकि जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा वह पॉजिटिव, जिस पर जाएगा वह निगेटिव, जिससे निकलेगा वह पॉजिटिव, जिस पर जाएगा वह निगेटिव। तो मान लेते हैं मैग्नीट्यूड के हिसाब से ये -5 कूलम इस पे आया और इस पर +5 कूलम आया। तो जिस समय हम दोनों को लाए थे, इस पर भी चार्ज नहीं था, इस पर भी चार्ज नहीं था, क्यू नेट की हम बात कर रहे हैं, चार्ज तो था ही, क्यू नेट का बात हम कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में अंतर था। अंतर के होने से क्यू नेट होता है और अंतर नहीं होने से क्यू नेट नहीं होता, चार्ज होता है। तो इसको हम आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर रख लिए, और आइसोलेटेड सिस्टम क्या है वो सब हमने बताया हुआ है एपिसोड नंबर 5 में, आप जाकर के वहाँ देख सकते हैं कि सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं वगैरह वगैरह। आप इसके अंदर जब इसको रखे, इसको भी लाए, इसको भी लाए, इस पर चार्ज 0, इस पर भी चार्ज 0, तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा 0, तो क्यू नेट हो गया 0 कूलम मान लेते हैं। अब दोनों को जब रगड़े तो मान लेते हैं कि इस पर आया +5 कूलम, तो इस पर भी आएगा -5 कूलम, एक्सपेरिमेंट से ही आया हुआ है। दोनों को जोड़ दीजिए तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा 0। तो आइसोलेटेड सिस्टम पर पहले भी क्यू नेट 0 था और रगड़ने के बाद भी क्यू नेट क्या है 0। वही हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, दिस ऑब्जर्वेशन शोज दैट, यह प्रेक्षण दर्शाता है कि आफ्टर फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन के बाद, एंड
बिफोर फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के पहले चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व, आइसोलेटेड सिस्टम पर चार्ज कंजर्व है, कहीं गया ही नहीं। दैट इज इट कैन ओनली ट्रांसफर, मतलब आवेश को केवल ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर एंड इट कंसिस्टेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दैट मीन्स कि यह आवेश के संरक्षण सिद्धांत से सामंजस्य रखता है, क्योंकि यहाँ पर हमने ये देखा कि किसी आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज कंजर्व होता है, इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर किया जा सकता है, तो वही यहाँ पे ट्रांसफर हुआ। इसका मतलब ये कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। वही हम यहाँ पे दिखाए हुए फ्रिक्शन हुआ, मान लेते हैं इस पे -5 कूलम, इस पे मान लेते हैं +5 कूलम। आइसोलेटेड सिस्टम था, Q नेट 0, यहाँ भी Q नेट 0, ये रगड़ने के पहले, ये रगड़ने के बाद। वही है कि प्रेक्षण से स्पष्ट है कि किसी बंद निकाय, मतलब आइसोलेटेड सिस्टम, बंद निकाय का आवेश संरक्षित होता है, इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में हस्तांतरित किया जा सकता है, जो आवेश संरक्षण नियम मतलब सिद्धांत के साथ सामंजस्य रखता है। आई होप आप इसको समझे होंगे, और इसको डिटेल से जानकारी लेने के लिए एपिसोड नंबर 5 जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमने बताया हुआ है, एपिसोड नंबर 6 बाय फ्रिक्शन का कई एग्जाम्पल हमने बताया हुआ है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन का। अब आएगा आपके सामने अगला एग्जाम्पल जो आएगा, इसको आप प्रिंट कीजिए, यदि आप समझ गए तो प्रिंट कीजिए। इसका अलग नोट्स बनाते जाइएगा एनसीईआरटी का, और उसको बारीकी से देखिए। बारीकी से देखने से क्या होगा कि क्वेश्चन तो समझ में आएगा ही, और उस पर पकड़ भी बनेगा, थ्योरी पे भी पकड़ बनेगा, न्यूमेरिकल पे भी पकड़ बनेगा। भले ही इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन लग रहा है कि नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपकी सोच को बढ़ाएगा। आई होप कि आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। इसको हम मिटाते हैं। अगला सवाल आपका जो आएगा वो न्यूमेरिकल बेस्ड है, मैथमेटिकल बेस्ड है। ये तो आपका थ्योरेटिकल बेस्ड था, अब जो आने वाला है वो मैथमेटिकल बेस्ड है, इसको बारीकी से समझना है। हालांकि इस सवाल में दम नहीं है, सिर्फ आपके मन का एक भ्रम था जिसको दूर करना जरूरी था। अगला सवाल आपका आ रहा है 1.1। अब आप कहेंगे कि वो सीधा 1.1 पे चले गए, मतलब 1.11 पे चले गए, मतलब पहला चैप्टर का 11वां सवाल आपका इंट्रोडक्शन से है। तो हमने 1.4 देखा, 1.5 देखा और 1.11 देखा। इसका मतलब है कि 3 सवाल आपका जो है पहला चैप्टर से इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आप समझने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन को, ईच एंड एवरी पॉइंट को। कहता है ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 × 10⁻⁷ कूलम के ऋणावेश से आवेशित पाया गया। मतलब ऊन को और पॉलीथीन को जब रगड़ते हैं तो पॉलीथीन जो है वह इतना कूलम के ऋणावेश से ऋणावेशित होता है। ठीक है, पॉलीथीन ऋणावेश हो गया, इसका मतलब ऊन क्या हुआ होगा, प्लस हुआ होगा। अब आते हैं ए में, स्थानांतरित यानी किस पदार्थ से किस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आकलित कीजिए। मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको निकालना है, मतलब कैपिटल N निकालना है। ठीक है, सेक्शन बी में कहता है कि क्या ऊन से पॉलीथीन में संहति का स्थानांतरण भी होता है। संहति मतलब होता है द्रव्यमान। ठीक है, ऊन से पॉलीथीन में संहति का भी स्थानांतरण होता है। यहाँ तो क्लियर ही कर रहा है कि ऊन से पॉलीथीन में संहति का ट्रांसफर होता है, तो आंसर दे रहा है यहाँ पे कि किस पदार्थ से किस पदार्थ में। इसका मतलब ऊन से कहाँ जा रहा है, पॉलीथीन में। तो खैर हम लोग खुद से सोचे, वो दे नहीं दे उससे बात नहीं है। हम लोग अगर बात करें तो कैसे बात कर रहे हैं थोड़ा सा देखते हैं। हम लोग इसको मान लेते हैं ये जो है हमारा ऊल है और ये जो हमारा है पॉलीथीन। ठीक है, अब कहता है जब रगड़े तो ऊल से कहाँ जाता है, पॉलीथीन पे। ऑब्वियस है कि पॉलीथीन हमारा निगेटिव हुआ है और वो माइनस कितना चार्ज लेके आया है, 3 × 10⁻⁷ कूलम।
अब इससे इस पर आया तो ये निगेटिव हो गया, इसका मतलब इतना ही इस पर आया होगा पॉजिटिव, इस बात का फुल गारंटी। अब आते हैं, जितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है उसको हम क्या चीज से डिनोट करते हैं, एन से। चलिए इतना तो समझ में आ गया। ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा इतना कूलम्ब के ऋणावेश से ऋणावेशित पाया गया, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आंकड़ित कीजिए, एन पूछ रहा है। क्या ऊन से पॉलीथीन में शक्ति का स्थानांतरण भी होता है? तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गया है तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन अपने साथ मास लेके जाएगा। इस बात का डेफिनेटली गारंटी है कि यहाँ से मास भी गया होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास भले ही बहुत कम होता है लेकिन प्रैक्टिकली कुछ न कुछ होता है। इसलिए ऊन से जब पॉलीथीन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा होगा तो उस समय मास का भी स्थानांतरण हो रहा होगा। चलिए अब आते हैं, ये तो अपना इंटरनल बात हुआ, हम सेक्शन ए की ओर चलते हैं। गिवन, क्या गिवन है भाई? तो मॉड ऑफ क्यू, मॉड ऑफ क्यू का मान कितना दे रहा है, 3 × 10⁻⁻7 कूलम्ब। इस माइनस को हमने हटा दिया है। अब कहता है कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, तो दैट मीन्स एन पूछ रहा है व्हाट। तो आप जानते हैं फ्रॉम क्वांटाइजेशन चार्ज, क्वांटाइजेशन लॉ के हिसाब से, सिंस मॉड ऑफ क्यू बराबर क्या होता है, एन ई, तो एन बराबर क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ क्यू बटा ई। मॉड ऑफ क्यू की जगह पर इसको लिख दीजिए, तो 3 × 10⁻⁷ बटा ई का मान हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁹। हम मात्रक वगैरह नहीं लिख रहे हैं, मात्रक अपने आप खत्म हो जाएगा, इसलिए कि एन का कोई मात्रक होता नहीं। तो एन तो हमारा है इलेक्ट्रॉन की संख्या जितना ट्रांसफर होता है। चलिए अब देखते हैं, इसको जितना जल्दी आप सोल्व कर लेते उतना बहादुर का लाएंगे। इस पॉइंट को आप हटाएंगे तो ये ऊपर जाएगा 10, ठीक है। तो आप इसको ऐसा कर सकते हैं, 10 या 30 बटा 16। अगर काट के भी बात करना चाहते हैं तो 5 दूना 10, 8 दूना 16, तो 5 या 15 बटे क्या हो जाएगा 8। तो दैट मीन्स कि n इज इक्वल टू हो रहा है हमारे पास 15 बटे 8 गुने, ये -7 है, ये -19 है, इसका -7 गैप कर देगा, ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, तो -12 बचेगा और -12 ऊपर जाएगा तो +12 हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं 10 की पावर 12, ठीक है। 8 दूना 16, ये लगभग 2 ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इतना बड़ा राशि है कि आप उसको उतना लिख सकते हैं, इसलिए आप इसको लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो यही है, लेकिन एग्जैक्ट अगर निकालना चाहेंगे तो एग्जैक्ट आपका आंसर आएगा 8 से देंगे तो 8 एकम 8 बचा कितना, 8 7 15, 7 × 0 70, 8 9 72, तो 1.9 × 10⁻12, ठीक है। इसको अप्रोक्सीमेटली आप लिख सकते हैं 2 × 10⁻12। तो एक आंसर आपका आ गया, ठीक है। पहला आंसर क्या करा, हस्तांतरित किस पदार्थ से किस पदार्थ में, ये अभी देखेंगे। इलेक्ट्रॉनों की संख्या आंकड़ित कीजिए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपने निकाल दिया। अब कहते हैं किस पदार्थ से किस पदार्थ में, तो ऊल से गया है किस में, पॉलीथीन में। यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम ऊल टू पॉलीथीन, मतलब ऊन से पॉलीथीन में स्थानांतरित हुआ कितना इलेक्ट्रॉन, तो 2 × 10⁻12। चलिए ठीक है। अब कहता है सेक्शन बी। सेक्शन बी आपका क्या कहता है कि क्या ऊन से पॉलीथीन में शक्ति का भी स्थानांतरण होता है, बिकॉज ऑफ कोर्स होता है, तो यस यस। और किससे किस में होगा भाई, तो ऊन से पॉलीथीन, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा वहीं से ना लेके जाएगा मास। सपोज दैट हम ये बात कर रहे थे, ये ऊन है, ये पॉलीथीन है, तो इससे इलेक्ट्रॉन इस पे गया, इसका मतलब इसका कुछ मास लेके गया होगा। इसका मतलब ये है कि यस, फ्रॉम ऊल टू पॉलीथीन। अब इसमें भाषण हम हिंदी में नहीं लिख रहे हैं, भाषण लिख लेना। हाँ, ऊल से पॉलीथीन में, बट नेग्लेजिबल, बट नेग्लेजिबल। नेग्लेजिबल का मतलब हुआ कि नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अब क्यों नेग्लेक्ट कर सकते हैं वो भी आप देख सकते हैं। कैलकुलेशन अगर हम बात करें, कितना मास का कैलकुलेशन हो रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, इतना। एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है,
तो हम आपको बता चुके हैं पहले भी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 9.11 इंटू 10⁻31 kg। ये हम पीछे बता चुके हैं, आप इसका यूज कर सकते हैं। कैलकुलेशन देखते हैं। m इज इक्वल क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इनटू एक इलेक्ट्रॉन का मास। ठीक है, अरे इसको ऐसे कर देते हैं, अच्छा लगेगा। टोटल मास इज इक्वल, टोटल मास हो जाएगा कितना, 2 × 10⁻12 गुने एक इलेक्ट्रॉन का मास। तो हम इसको छोड़ देते हैं, कैलकुलेशन आसानी के लिए 9 ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 9 × 10⁻31 kg। तो -31 में से 12 चला जाएगा तो -19, और ये हो जाएगा 9 × 18, तो बराबर हो जाएगा 18 × 10⁻19, और ये किस में आएगा, kg। यहाँ से पावर हटा दीजिएगा, पॉइंट यहाँ आ जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। तो 1.8 हो जाएगा इंटू 10⁻18 हो जाएगा, और ये kg, और ये नेग्लिजिबल, इसलिए ये इतना कम है कि हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि भाई मास का ज़्यादा हस्तांतरण नहीं हुआ, इसलिए कि इलेक्ट्रॉन के पास मास बहुत ही क्या है, कम है। तो इस तरह से आई होप कि आप समझ गए होंगे। हमने आपको 3 सवाल बताया, 1.4, 1.5 एंड 1.11। ये इंट्रोडक्शन से आपका रिलेटेड सवाल था, एनसीईआरटी से रिलेटेड, फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड। अब फर्स्ट चैप्टर से ही रिलेटेड आपका कूलम्ब्स लॉ पे आधारित होगा, जो कि कूलम्ब्स लॉ पे हम देखेंगे एपिसोड नंबर 41 में। एपिसोड नंबर 41 को अगर आप बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो कूलम्ब्स लॉ को आप जरूर देख लीजिएगा। जो नोट्स आपने लिखा है, जो नोट्स आपने पढ़ा है, जो नए व्यूअर हैं वो इतना जल्दी में तो देख नहीं पाएंगे, लेकिन प्रयास करना है कि कम से कम शॉर्ट हैंड में थ्योरी को भी हम देख लें। तो हम एपिसोड नंबर 14 से लेकर के एपिसोड नंबर 33 तक कूलम्ब्स लॉ को बताया है, उसको बारीकी से आप जाकर के देख सकते हैं कि कूलम्ब्स लॉ है क्या, इलेक्ट्रिक फोर्स है क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या, दोनों में डिफरेंस क्या है, कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म क्या है, परमिटिविटी क्या है, परमिटिविटी कितने टाइप के होते हैं, परमिटिविटी क्या कर सकता है, कूलम्ब्स लॉ के लिमिटेशंस क्या हैं, नोट क्या होते हैं, ये सारा कुछ हमने बताया हुआ है। वेक्टर फॉर्म का यूज बताया हुआ है, तो सारी चीज़ों को आप जाकर के देख सकते हैं। उसके बाद हमने टाइप ऑफ प्रॉब्लम भी आपको बताया हुआ है, कुछ एनसीईआरटी से रिलेटेड, कुछ एम करीम से रिलेटेड, कुछ एस.सी. वर्मा साहब से रिलेटेड। इस सारे सवालों को हमने एपिसोड नंबर 14 से लेकर के एपिसोड नंबर 33 तक आपको बताया हुआ है, आप वहाँ जाकर के देख सकते हैं। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करते हैं कि स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।